हेलो स्टूडेंट, मैं डीके सर आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीके सर पे स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं इंटर के महत्वपूर्ण टॉपिकों पर वीडियो लाने के लिए बात कर रहा था, जिससे आपको बताया था कि मतलब बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे मैं पुनः एक बार वीडियो बनाऊंगा। तो आज का मेरा टॉपिक है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, या संपूर्ण डीएनए एक ही वीडियो में कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि डीएनए की खोज किसने किया था। तो डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय ए जर्मन साइंटिस्ट फ्रेडरिक मिसर इन 1869। मतलब डीएनए की खोज जो है जर्मनी के वैज्ञानिक थे जिसका नाम था फ्रेडरिक मिसर ने 1869 में किया था। डीएनए का पूरा नाम ये हाई स्कूल की परीक्षा में पूछ लेता है बार बार, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए पाया कहाँ जाता है? तो यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक के अंदर पाया जाता है और कहीं के माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। आज हम लोग बात करेंगे कि डीएनए बनता कैसे है। तो सबसे पहले बेसिक कंपोनेंट ऑफ डीएनए, बेसिक कंपोनेंट ऑफ डीएनए, कंपोनेंट ऑफ डीएनए, बेसिक कंपोनेंट ऑफ डीएनए। डीएनए के बेसिक कंपोनेंट क्या है? तो डीएनए के बेसिक कंपोनेंट के बारे में अगर हम लोग देखें, डीएनए का बेसिक कंपोनेंट क्या है, तो उसमें आपका आता है पेंटोज शुगर। क्या आएगा? पेंटोज शुगर। और पेंटोज शुगर के बाद जो दूसरे नंबर पे आपका होगा वो होगा नाइट्रोजन बेस। क्या होगा? नाइट्रोजन बेस। पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस। उसके बाद में आपका क्या होगा? फास्फोरिक एसिड। ये तीन चीजें आते हैं, फास्फोरिक एसिड। तो पेंटोज शुगर अगर जनरली देखें तो पेंटोज शुगर दो प्रकार का होता है। मतलब पेंटोज शुगर की श्रेणी में दो चीजें आएंगी। एक तो आपका आएगा राइबोज। क्या आएगा? राइबोज, जिसका यूज हम कहां करते हैं? आरएनए में करते हैं। राइबोज जिसका फार्मूला क्या होगा? C5H10O5। और दूसरा आपका क्या होगा? एंड दूसरे के बारे में आप देखेंगे तो वो होगा डीऑक्सी राइबोज। क्या होगा? डीऑक्सी और इसका फार्मूला जो होगा C5H10O4। डी का मतलब ये होता है नहीं, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन और राइबोज का मतलब राइबोज। जब राइबोज से एक ऑक्सीजन कम हो जाता है तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? डीऑक्सी राइबोज नाम देते हैं। अब सबसे पहले ये पेंटोज शुगर यानी कि डी और डीएनए में हम किसका यूज करते हैं? तो डीएनए में हम जो यूज करते हैं वो डीऑक्सी राइबोज का करते हैं। किसका करते हैं? डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी राइबोज जो है ये इस नाइट्रोजन बेस के साथ में जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद ये क्या बनाएगा? न्यूक्लियोसाइड। क्या बनाएगा? न्यूक्लियोसाइड बनाता है। ये इसके साथ में जुड़ करके क्या बनाता है? न्यूक्लियोसाइड बनाता है। और जब इसी न्यूक्लियोसाइड के साथ में ये फास्फोरिक एसिड जुड़ जाता है तो ये बनाता है न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाता है? न्यूक्लियोटाइड बनाता है। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कितने प्रकार के न्यूक्लियोसाइड होते हैं और कितने प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। हमें दो चीजें आपको समझ में आया होगा कि बेसिक कंपोनेंट में पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस, फास्फोरिक एसिड। सबसे पहले पेंटोज शुगर नाइट्रोजन बेस के साथ जुड़ करके क्या बनाता है? न्यूक्लियोसाइड बनाता है। और यही न्यूक्लियोसाइड जब फास्फोरिक एसिड के साथ जुड़ जाता है तो क्या बना लेता है? न्यूक्लियोटाइड बना लेता है। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेस। ये नाइट्रोजन बेस कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेस। तो वी नो डैट, हम इस चीजों को जानते हैं कि नाइट्रोजन बेस दो प्रकार का होगा। एक आपका क्या होगा? फ्यूरीन। क्या होगा? फ्यूरीन होगा। और दूसरा क्या होगा? प्रिमिडीन होगा। एक क्या होगा? प्यूरीन होगा और दूसरा क्या होगा? प्रिमिडीन होगा। क्या क्या होगा? एक प्यूरीन होगा और दूसरा आपका क्या होगा? प्रिमिडीन होगा। प्यूरीन में क्या क्या आएगा? तो प्यूरीन में आपका एडेनिन और ग्वानिन आता है, जिसको हम ये कॉमा जी लिख सकते हैं। क्या क्या आता है? ये कॉमा जी लिख सकते हैं। प्रिमिडीन में क्या आएगा? साइटोसिन आएगा, थाइमिन आएगा, यूरेसिल आता। लेकिन डीएनए जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ यूरेसिल का यूज नहीं करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेस आर 4 टाइप्स। फर्स्ट इज द एडेनिन एंड सेकंड ग्वानिन, थर्ड साइटोसिन एंड फोर्थ थाइमिन।
but basically in the major group are divided in the nitrogen base only प्यूरिन एंड pyrimidine। मतलब मुख्यतः केवल दो ग्रुप में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं नाइट्रोजन को, प्यूरिन एंड pyrimidine। लेकिन टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेस की बात जब की जाएगी तो उसमें एडेनिन भी आएगा, ग्वानिन आएगा, साइटोसिन आएगा, थाइमिन आएगा। तो ये चीज़ों आपने देख लिया होगा। अब ये कैसे न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, फिर कैसे न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको जो है देखते हैं कि कैसे न्यूक्लियोसाइड बनता है, कैसे न्यूक्लियोटाइड बनता है, और कितने प्रकार के न्यूक्लियोसाइड होंगे, कितने प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होंगे, इन चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लियोसाइड कितने प्रकार के होंगे। यहाँ देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे क्या, डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज। और डीऑक्सीराइबोज यानी कि हम कह सकते हैं ये किसका भाग है, तो पेंटोज शुगर का है। क्या है, पेंटोज शुगर। और पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस क्या जुड़ेगा, नाइट्रोजन बेस, और ये क्या बना लेंगे, तो पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस मिलकर के क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड। क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड। और जब न्यूक्लियोसाइड के साथ में क्या जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोसाइड के साथ में जुड़ेगा फास्फोरिक एसिड। क्या जुड़ेगा, फास्फोरिक एसिड। तो ये क्या बना लेंगे, ये बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड बना लेंगे। अब बात समझिए, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि पेंटोज शुगर नाइट्रोजन बेस जुड़ेंगे, न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे। और जब न्यूक्लियोसाइड के साथ में फास्फोरिक एसिड जुड़ जाएगा तो क्या बना लेगा, न्यूक्लियोटाइड बना लेगा। अब यहां पे देखिए डीऑक्सीराइबोज है, डीऑक्सीराइबोज पहले एडेनिन के साथ जुड़ जाता है, तो ये जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा, इस न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या होगा, डीऑक्सी एडिनोसिन। क्या होगा, डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी एडिनोसिन बना लिया। इसी तरीके से दूसरा जब फिर से हम देंगे डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज, तो डीऑक्सीराइबोज क्या करेगा, ये ग्वानिन के साथ में जुड़ेगा और क्या बनाएगा, डीऑक्सीग्वानोसिन। क्या बना लेगा, डीऑक्सीग्वानोसिन बना लेगा। फिर इसी तरीके से डीऑक्सीराइबोज, और ये डीऑक्सीराइबोज किसके साथ जुड़ेगा, साइटोसिन के साथ जुड़ेगा और क्या बनाएगा, डीऑक्सीसाइटिडीन बनाएगा। क्या बना लेगा, डीऑक्सीसाइटिडीन बना लेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, डीऑक्सीराइबोज जो है, ये डीऑक्सीराइबोज किसके साथ में जुड़ेगा, थाइमिडीन के साथ जुड़ेगा और क्या बनाएगा, डीऑक्सीथाइमिडीन बना लेगा, डीऑक्सीथाइमिडीन बना लेगा। तो आप चार प्रकार के नाइट्रोजन बेस थे टोटल, तो चार प्रकार के न्यूक्लियोसाइड बन गए। अब इनके साथ में जब फास्फोरिक एसिड जुड़ेगा सबके साथ में, तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा, H3PO4, H3PO4, और यहाँ भी H3PO4, और यहाँ भी क्या जुड़ेगा हमारा, H3PO4 जुड़ जाएगा, और ये सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कर देंगे। तो जब डीऑक्सी एडिनोसिन इसके साथ जुड़ेगा तो ये बनाएगा डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड। क्या बनाएगा, डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड बनाएगा। और ये क्या बनाएगा, डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड, डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड, ग्वानिलिक एसिड बनाएगा। और उसके बाद में ये क्या बनाएगा, डीऑक्सीसाइटिडिनिलिक एसिड, डीऑक्सीसाइटिडिनिलिक एसिड, डीनिलिक एसिड ये बन जाएगा। और ये आपका बनेगा डीऑक्सीथाइमिडिलिक एसिड, डीऑक्सीथाइमिडिलिक एसिड। तो थाइमिडिलिक एसिड आपने देखा कि टोटल चार न्यूक्लियोसाइड बने, डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सीसाइटिडीन, डीऑक्सीथाइमिडीन। चार न्यूक्लियोटाइड बने, डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड, डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड, डीऑक्सीसाइटिनिलिक एसिड, डीऑक्सीथाइमिडिलिक एसिड। ये चार न्यूक्लियोटाइड बन गए। अब क्या होता है कि जो न्यूक्लियोटाइड है ये आपस में जुड़ते हैं और जुड़ के बनाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बनाएंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब आप एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड को देखिए, क्या पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं।
तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो बनेगा वो किस प्रकार से बनता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, अब मान लिया ये हमने यहाँ पे लिया एक क्या है, ये पेंटोस शुगर है यानी डीऑक्सीराइबोज है, इसके साथ हमने यहाँ पे जोड़ दिया एडेनिन और इधर क्या जोड़ दिया, फास्फोरिक एसिड। अब ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा जो बना ये बना न्यूक्लियोटाइड। क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। इसी तरीके से एक इधर आएगा, इसके साथ जुड़ेगा, यहाँ एस होगा, यहाँ जी जोड़ देते हैं ग्वानिन और यहाँ पे पी, ये हमारा दूसरा न्यूक्लियोटाइड बन गया। और ये न्यूक्लियोटाइड इस न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच होगा और इसको हम लोग बोलते हैं फास्फोडाई एस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं, फास्फोडाई एस्टर बॉन्ड बोलते हैं, फास्फोडाई एस्टर बॉन्ड बोलते हैं। फिर नीचे की तरफ चलेंगे, देखिए इस तरीके से हम आएंगे, इधर आएंगे तो ये यहाँ पे अटैच होगा, पी बनेगा, ये यहाँ पे आएगा और यहाँ पे सी हो जाएगा। तो इस तरीके से कई हजार लगभग न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाते हैं और ये जुड़ने के बाद जो बनाते हैं उसका नाम क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है। क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है। अब हम लोग अगर बात करें डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की, जो इधर फिगर बना हुआ है, अब इसमें देखिए इसका 5वां कार्बन ऊपर है, इसका तीसरा कार्बन। तो डीएनए हमेशा जो डबल हेलिक्स मॉडल होता है वह यह बताता है कि डीएनए के दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं, दो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, मतलब प्रति समांतर होते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक मैंने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का निर्माण किया, दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इसके सामने में बना देता हूँ। ये जो है ये दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जिसमें ये यस है, ये पी है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोई नाइट्रोजन बेस इसमें भी आता है, यहाँ पे मैंने टी जोड़ दिया। फिर ये नीचे की तरफ चलेगा इस तरीके से, तो यहाँ पे ये दोनों इस तरीके से जुड़ गए, वो भी फास्फोडाई एस्टर बॉन्ड है और यहाँ मैंने सी जोड़ दिया, ये यस हो गया। फिर एक देखिए इधर से इस तरीके से इधर आया, ये इधर गया, यहाँ पे पी है, ये आकर के इसके साथ जुड़ गया, यहाँ पे हमने जी जोड़ दिया। फिर एक हमने बनाया इस तरीके से, ये इधर आया और यहाँ पे क्या है, ये पी था, ये इसके साथ जुड़ा और यहाँ से जो है यहाँ पे ये जुड़ गया। तो ये इसका तीसरा कार्बन ऊपर जाएगा और 5वां कार्बन नीचे आता है। तो ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन गए जो एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरेलल है। अब एंटी पैरेलल है, इसके लिए हम लोग एक नियम देखेंगे और उस नियम को कहते हैं इरविन-चारगाफ का नियम। क्या कहते हैं, इरविन-चारगाफ का नियम, इरविन-चारगाफ का नियम। इरविन-चारगाफ का नियम क्या कहता है कि किसी भी डीएनए स्ट्रैंड में जितने प्यूरिन होंगे उतने पिरिमिडिन होगा, मतलब प्यूरिन और पिरिमिडिन की मात्रा हमेशा बराबर होगी। और एडेनिन जो है, यानी हम कह सकते हैं प्यूरिन जो है इक्वल होगा किसके, पिरिमिडिन के बराबर होगा। ये कौन कहते हैं, इरविन-चारगाफ कहते हैं। मतलब अगर ये प्लस टी करेस, ये प्लस टी बराबर क्या होगा, जी प्लस सी होगा। मतलब जितने एडेनिन होंगे और थायमिन होंगे उतने ग्वानिन और साइटोसिन होगा। और एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ये इरविन-चारगाफ का नियम है। तो आप देखिए जहां जहां ये है एडेनिन और थायमिन है वहां हमने 2 हाइड्रोजन बॉन्ड लगा दिया, जहां ग्वानिन और साइटोसिन है वहां हमने 3 हाइड्रोजन बॉन्ड लगा दिया। तो ये था हमारा मतलब डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। इसी चीज को वाटसन एवं क्रिक ने क्या किया, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया बी डीएनए। अगर पूछेगा कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि वाटसन एवं क्रिक ने किस डीएनए के मॉडल को एक्सप्लेन किया, तो आप बताएंगे बी डीएनए। वाटसन एवं क्रिक ने क्या कहा कि जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, प्रति समांतर होते हैं। अब प्रति समांतर का संबंध क्या है, प्रति समांतर अगर आपको समझना है तो उसको कैसे समझेंगे, उसको समझने के लिए जब हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, ट्रेन से यात्रा करते हैं, तो उस दौरान अगर हमारी एक ही सीट कंफर्म है और एक और कोई जाने के लिए तैयार हो जाता है घर से, तो सोने के लिए रात में तो इतने पतले सीट पे 2 लोग एक साथ सो नहीं सकते,
तो होता क्या है कि हम लोग एक का मुंह इधर कर लेते हैं और एक का मुंह इधर, इसका पैर इधर, इसका पैर इस तरीके का सोते हैं, तो इसको हम लोग एंटी पैरेलल या प्रति समांतर कहते हैं। तो उन लोगों ने कहा कि मतलब एक का पांचवा एंड ऊपर है और एक का तीसरा एंड नीचे, फिर एक का पांचवा एक का तीसरा ऊपर है। ये इरविन चारगाफ मतलब वो वाटसन एवं क्रिक ने बताया। फिर उन्होंने कहा कि ये डीएनए के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक इमेजिनरी लाइन होता है, एक काल्पनिक रेखा होती है जिसे सेंट्रल एक्सिस कहते हैं, उसके दोनों तरफ सर्पिलाकार क्रम में लपेटे रहते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं इसके दोनों तरफ ये सर्पिलाकार क्रम में क्या हुआ है, लपेटा हुआ है। इसके बाद उन्होंने ये बताया कि इसमें जो दो प्रकार के ग्रुप बनते हैं, जो उभरे हुए ग्रुप होते हैं, मतलब थोड़ा सा बड़ा टाइप होता है, इसको हम लोग मेजर ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? मेजर ग्रुप। और जो है जो नीचे दबा हुआ होता है इसको हम लोग माइनर ग्रुप कहते हैं, माइनर ग्रुप। और उनने कहा कि एक मेजर ग्रुप से लेकर के दूसरे मेजर ग्रुप तक या एक माइनर ग्रुप से लेकर के दूसरे माइनर ग्रुप के बीच की दूरी जो होती है वह 34 एंगस्ट्रॉम होती है और इसके बीच में टोटल 10 न्यूक्लियोटाइड शिफ्ट होते हैं। अर्थात प्रत्येक दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी अगर हम निकालें तो वह 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। और प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का नाइट्रोजन बेस यानी दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के नाइट्रोजन बेस से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। और एडेनिन और थाइमिन के बीच में हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और इसकी व्यास की बात की जाए तो इसकी पूरी व्यास जो होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है। इतनी सारी बात बताने के लिए वाटसन एवं क्रिक को इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला। अच्छा, एक महत्वपूर्ण टॉपिक पूछ लेता है कभी कभी यहां से, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन क्या होता है? डीनेचुरेशन ऑब्लिक रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, यानी डीनेचुरेशन क्या है यानी रीनेचुरेशन क्या है डीएनए का, ये टॉपिक पूछ लेता है। मतलब कैसे ये डीएनए दोनों अलग हो जाते हैं और फिर आपस में जुड़ जाते हैं। तो मान लीजिए ये डीएनए न्यूक्लियोटाइड चेन है, इसको एक निश्चित तापमान से अधिक जब गर्म किया जाता है तो इसके दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन अलग अलग हो जाते हैं और यह अलग अलग होना ही क्या कहलाता है? हमारा डीनेचुरेशन कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं? डीनेचुरेशन कहते हैं। और पुनः इसे जब ठंडा किया जाता है तो यह ठंडा होने के बाद दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रीनेचुरेशन कहते हैं। इस चीज को क्या कहेंगे? रीनेचुरेशन कहते हैं। तो एक आपने क्या देखा कि इसको जब हम गर्म करते हैं तो डीनेचुरेशन होता है, ठंडा करते हैं रीनेचुरेशन होता है, मतलब इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, तो ये दोनों आकर के जुड़ जाते हैं और इसको डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन कहते हैं। तो यहां से अगर छोटे छोटे प्रश्नों की श्रृंखला में देखें तो सबसे पहली प्रश्न आपसे ये पूछी जा सकती है कि कौन सा नाइट्रोजन बेस डीएनए में यूज नहीं होता है? तो आपका उत्तर क्या होगा? यूरेसिल। और अगर कह दिया उसमें क्या होता है आरएनए में, तो आप बताएंगे थाइमिन का यूज नहीं होता है, उसके स्थान पर किसका यूज होता है? यूरेसिल का यूज होता है। दूसरा पूछेगा एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड से किस बॉन्ड के द्वारा अटैच होते हैं? तो आपका उत्तर होगा फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा अटैच होता है। हमेशा ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में कितनी दूरी होती है? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एडेनिन और थाइमिन के बीच में कितनी दूरी होती है, मतलब कौन से कितने बॉन्ड होते हैं? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को देखें जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और ये परीक्षा में हो सकता है प्रश्न आ भी जाए, तो सारे बच्चों तक इन वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं भविष्य में नया वीडियो बनाने का प्रयास करता रहूंगा। थैंक यू।